जितनी एनर्जी हम ह्यूमंस एक साल में यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा एनर्जी हर घंटे अर्थ पर पहुंचती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसमें भी इस एनर्जी का 30% अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से स्पेस में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब पूरे सन की एनर्जी हम यूज करें इतने एडवांस मींस टाइप 1 सिविलाइजेशन तो हम अभी तक नहीं ही बने हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो रिसेंटली वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही हैं। इसके रीजंस पर एक अलग बड़ी वीडियो बन सकती है, पर इस पर बात ना करते हुए हम बात करने वाले इसके सॉल्यूशन के बारे में। और बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए वर्ल्ड की एनर्जी नीड्स भी बढ़ रही हैं, तो इसी को देखते हुए कुछ कंट्रीज जैसे यूरोप, यूएसए, यूके, चाइना जैसी कंट्रीज स्पेस बेस्ड सोलर पावर के कॉन्सेप्ट पर रिसर्च कर रही है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा ने इसी को स्टडी करने के लिए सोलारिस नाम के एक प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है। इस प्रोग्राम में स्पेस बेस्ड सोलर पावर के लिए सिस्टम लेवल स्टडीज की जाएंगी और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा, जिससे इसके इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शंस, कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज और इसकी कॉस्ट, इसके रिस्क के बारे में पता लगाया जाएगा। इसके जरिए यूरोप 2050 तक नेट जीरो एमिशन के अपने गोल तक पहुंचना चाहता है। बेसिकली सैटेलाइट्स के जरिए सोलर रेडिएशन को कलेक्ट किया जाएगा और इसे वायरलेसली अर्थ पर बीम किया जाएगा। पर यह इतना सिंपल भी नहीं है। इसमें सोलर पैनल्स से इक्विप्ड एनर्जी ट्रांसमिटिंग सैटेलाइट्स की मदद से हाई इंटेंसिटी और अनइंटरप्टेड सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करना पड़ेगा और इस रेडिएशन को वायरलेसली बीम किया जाएगा अर्थ पर माइक्रोवेव या लेजर बीम जैसे सेफ और कंट्रोल्ड मैनर में। तो ये कॉन्सेप्ट अभी भी सिग्निफिकेंट टेक्निकल और फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस कर रहा है। ईसा के अकॉर्डिंग सोलारिस एक 3 ईयर स्टडी प्लान है एसबीएसपी से रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, और फिर ईयर 2025 में जाकर इसके डेवलपमेंट को फुल फ्लेज तरीके से शुरू किया जाएगा। इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये पूरे यूरोप के एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। एसबीएसपी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1960s में सोलार ट्रायल ब्लेजर और अपोलो प्रोग्राम साइंटिस्ट पीटर ग्लेजर ने इंट्रोड्यूस किया था, जो हाल ही में बहुत सी कंट्रीज का ग्रेट इंटरेस्ट बन गया है। इस पर कुछ स्टडीज कंप्लीट भी कर ली गई है, इनकी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर, और यूरोप भी इससे एनर्जी इंडिपेंडेंट बन पाएगा। अर्थ पर इस कलेक्टेड एनर्जी को बीम करने के लिए 2 तरह के ट्रांसमिटिंग सैटेलाइट्स का यूज किया जा सकता है, माइक्रोवेव ट्रांसमिटिंग सैटेलाइट्स या फिर लेजर ट्रांसमिटिंग सैटेलाइट्स का। माइक्रोवेव ट्रांसमिटिंग सोलर सैटेलाइट्स की बात करें तो इसमें ये बड़े बड़े मिरर्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे सैटेलाइट्स के सेंटर में, और सैटेलाइट के सेंटर में ही इस सनलाइट को ट्रांसफॉर्म करा जाएगा अनइंटरप्टेड माइक्रोवेव एनर्जी में और इसे अर्थ पर बीम किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स को अर्थ से 35,000 किलोमीटर दूर डिप्लॉय किया जाएगा। और अगर लेजर ट्रांसमिटिंग सोलर सैटेलाइट्स की बात करें तो ये सैटेलाइट्स ग्रुप में ऑपरेट करेंगे अदर सिमिलर सैटेलाइट्स की तरह इनकी स्मॉल साइज की वजह से, और इन्हें अर्थ से 400 किलोमीटर दूर डिप्लॉय किया जाएगा। अब अगर इनके प्रोज और कॉन्स की बात करें तो माइक्रोवेव सैटेलाइट्स हर कंडीशंस में जैसे रेन, क्लाउड्स और अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में रेगुलरली अनइंटरप्टेड पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे, पर इनके प्रोडक्शन कॉस्ट टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेंज में है और इसके 100 से भी ज़्यादा लॉन्चेस करने पड़ेंगे स्पेस में। पर हाँ, ये सेफली पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे उसी इंटेंसिटी से जो कि सनलाइट की होती है दोपहर के वक्त। इनके टेरेस्ट्रियल रिसीवर्स का डायमीटर किलोमीटर्स में हो सकता है। ये टेरेस्ट्रियल रिसीवर्स को 1 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि इनफ होती है एक लार्ज सिटी को पावर सप्लाई करने के लिए। और अर्थ से इनके लॉन्ग डिस्टेंस पर होने के कारण इन्हें रिपेयर करना एक इम्पॉसिबल सा टास्क बन जाता है। अब लेजर सैटेलाइट्स के प्रोज और कॉन्स की बात करें तो इन सैटेलाइट्स की लो स्टार्टअप कॉस्ट है 500 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर्स की रेंज में। ये सैटेलाइट्स लो पावर को सप्लाई करेंगे 1 से 10 मेगावाट पर सैटेलाइट। ये सिंगल लॉन्च में ही सेल्फ असेंबल हो जाएंगे। इनकी कॉस्ट तो लो होगी ही और रिस्क भी कम होगा। इसमें सेफ्टी का थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि इससे ब्लाइंडिंग और वेपनाइजेशन हो सकता है, पर इससे आने वाली लेजर बीम के छोटे डायमीटर की वजह से ग्राउंड पर इसे इम्प्लीमेंट करना सिंपल और चीपर भी होगा। इनके हैवी क्लाउड्स या रेन में पावर ट्रांसमिट करने में रुकावट आ सकती है। तो अब बात करते हैं करंट ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन और ट्रेंड्स के बारे में। 1,60,000 टेरावाट आवर ऑफ एनर्जी एनुअली कंज्यूम्ड होती है, जिसमें सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 585 टेरावाट आवर है, और इसमें से 60% एनर्जी तो फॉसिल फ्यूल से ही जनरेट होती है, जिससे क्लाइमेट चेंज भी बढ़ रहा है। 2050 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन 9.7 बिलियन हो सकती है, और इसकी वजह से एनर्जी का कंजप्शन आज के मुकाबले 50% तक बढ़ जाएगा।
तो ये टेक्नोलॉजी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड कर सकती है, वो भी बहुत कम नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ। ग्रीन हाउस गैस एमिशन की प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो सकती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि स्पेस बेस्ड सोलर पावर ही क्यों? तो इसकी मदद से अर्थ पर मौजूद सोलर पैनल से 40 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी को जनरेट करा जा सकता है। मींस SBSP पैनल्स अर्थ पर मौजूद सोलर पैनल्स के मुकाबले 2000 गीगावाट पावर कंस्टेंटली जनरेट कर पाएंगे। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो होगा ही नहीं, जैसे कि ऑयल, गैस, इथेनॉल और कोल प्लांट्स की वजह से होता है। इसमें ऑलमोस्ट 0% हजार्डस वेस्ट जनरेट होगा। और तो और स्पेस में 24 आवर सनलाइट होने की वजह से कंटिन्यूस पावर जनरेशन हो पाएगा, क्योंकि स्पेस में दिन और रात तो होते ही नहीं है। अगर करंट लोएस्ट CO2 जनरेट करने वाले एनर्जी सोर्स की बात करें तो वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम अभी तक इस टेक्नोलॉजी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? तो SBSP को अभी भी हाई इन्वेस्टमेंट और रिसर्च की ज़रूरत है। इसमें हाई डेवलपमेंट कॉस्ट और हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। आखिर इसे स्पेस में सेटअप करना पड़ेगा, और जो सैटेलाइट्स, मिरर्स और सोलर पैनल स्पेस में सेटअप करे जाएंगे उन पर हाई डैमेज रिस्क होगा स्पेस डेब्रिस की वजह से। और तो और इस टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स भी बहुत एक्सपेंसिव है, पर इसकी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए रिसर्चेस भी चालू है। इस पर 2 स्टडीज़ कंप्लीट भी कर ली जा चुकी है। यूके की फ्रेजर नैश कंसल्टेंसी ने इसके बारे में उनकी कंट्री के लिए एक स्टडी को कंप्लीट कर लिया है, और रोलैंड बर्जर एक यूरोपियन कंसल्टेंसी ने जर्मनी के लिए भी एक स्टडी को कंडक्ट किया है। दोनों ने ही डिफरेंट डिज़ाइन को अडॉप्ट किया है जो कि टेक्निकली और इकोनॉमिकली वायबल है। फ्रेजर के कॉन्सेप्ट का नाम है कैसियोपिया, जिसका एक UK बेस्ड इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी ने एक हेलिकल ज्योमेट्री एरी को प्रपोज किया है, जिसकी कैपेसिटी 1.44 गीगावाट है। और रोलैंड बर्जर ने नासा के फॉर्मर फिजिसिस्ट के साथ एक कॉनिकल ज्योमेट्री को डेवलप किया है, जिसकी कैपेसिटी 2 गीगावाट है। अब इस प्रोजेक्ट को रियलिटी बनाने के लिए इस पर काम करने वाले कुछ ग्लोबल प्लेयर्स के एफर्ट्स की बात करें तो चाइना का प्लान है छोटे सोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का स्ट्रेटोस्फीयर में स्पेस में एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, और इसकी मदद से चाइना 2030 तक 1 मेगावाट ऑफ एनर्जी को जनरेट करना चाहता है। और 2050 तक चाइना कमर्शियली वायबल स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्लांट भी सेटअप करना चाहता है। US एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी और नॉर्थरॉप ग्रुमान एक ग्लोबल एरोस्पेस, डिफेंस और सिक्योरिटी कंपनी है, जिसका मेजॉरिटी बिजनेस US के साथ ही होता है। के बीच $100 बिलियन की पार्टनरशिप है SBSP की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए। SBSP सिस्टम से लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए US ने $17.5 मिलियन के इनिशिएटिव को प्लान किया है, और US रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिससे इसके लॉन्चिंग और असेंबलिंग की कॉस्ट रिड्यूस हो सके। SpaceX रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर भी वर्क कर रहा है, जो स्पेस ट्रांसपोर्ट में यूज होगा। जापानीज रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली इलेक्ट्रिक पावर को वायरलेसली ट्रांसमिट कर लिया है माइक्रोवेव के जरिए, जो कि एक इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट है SBSP के लिए। जापान ने तो SBSP को अपने फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन विजन का भी हिस्सा बना लिया है। तो अब इसके फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो फॉसिल फ्यूल तो लिमिटेड है, ये कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा। प्रिडिक्शंस की माने तो ऑयल और नेचुरल गैस अगले 50 सालों में खत्म हो जाएंगे, और कोल प्रोडक्शन अगले 115 सालों में। तो इस वजह से SBSP फ्यूचर के लिए अल्ट्रा यूजफुल होगा, और अगर इसकी कॉस्ट घटी तो ये सस्टेनेबल एनर्जी का मेजर सोर्स बन जाएगा, कभी ना खत्म होने वाला। तो इसके अनाउंसमेंट के बारे में हमें फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। तो ये वीडियो आपको वैल्यूएबल फील हुआ हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। डू सब्सक्राइब। ओके, तब तक के लिए स्टे यूनाइटेड, कीप लर्निंग एंड डोंट फियर स्ट्रगल।